नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। संस्कृत कालांश में आपका स्वागत है। आज का उपविषय है समास। समास को समझने के लिए आपके सामने मैंने यह 3 वाक्य लिखे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। उद्याने वृक्षात् पतितानि पुष्पाणि शोभन्ते। दूसरा, ग्रामात् नगरं गतः पुरुषः चलचित्रं दृष्ट्वा विस्मितः भवति। मम देशस्य राष्ट्रस्य पतिः श्री रामनाथ कोविंद अस्ति। पहले वाक्य में वृक्षात् पतितानि 2 पद दिए हुए हैं जिन्हें मैंने रेखांकित किया है। बगीचे में वृक्ष से गिरे हुए फूल सुंदर लग रहे हैं। वृक्षात् पतितानि। दूसरे वाक्य में नगरम गतः 2 पद हैं। नगरम गतः, नगर को गया हुआ पुरुष चलचित्र देखकर विस्मित भवति, हैरान होता है। मम देशस्य राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रस्य पति 2 पद हैं, राष्ट्रस्य और पति। अब यदि मैं आपसे कहती हूँ कि इन 2 पद के स्थान पर एक पद बनाइए, तो वृक्षात् पतितानि के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? हम इसकी विभक्ति हटा देंगे। पूर्व पद की विभक्ति पंचमी विभक्ति वृक्ष से गिरे हुए, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? वृक्ष पतितानि। क्या लिखा जा सकता है? वृक्ष पतितानि। वृक्ष पतितानि। नगरम गतः, यहाँ नगरम गतः के स्थान पर हम यहाँ इसकी द्वितीय विभक्ति हटा दें और क्या बनेगा? नगर गतः। नगर गतः पुरुष चलचित्रं दृष्ट्वा विस्मितः भवति। मम देशस्य राष्ट्रस्य पति के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? इसकी षष्ठी विभक्ति को हटा दें और बनेगा राष्ट्रपति। श्री रामनाथ कोविंद अस्ति। मेरे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। तो यह जो समस्त पद बन रहे हैं वो क्या है? जहां ये 2 पद के स्थान पर हमने एक समस्त पद, एक पद बनाया, वृक्ष पतितानि, नगर गतः और राष्ट्रपति। इससे वाक्य की शोभा और बढ़ गई। और क्या हुआ कि हमने संक्षिप्त रूप में लिख दिया 2 पदों के स्थान पर एक पद। तो समास क्या है? जिसमें 2 कार्य किए जाते हैं। एक समस्त पद बनाया जाता है और यदि समस्त पद दिया हुआ है तो हम उसका विग्रह करते हैं। अर्थ के अनुसार जो 2 पद दिए हुए हैं, 2 या 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं, उन्हें संक्षिप्त करके लिखना ही समास है। समास का अर्थ क्या है? समस्तनम अर्थात शाब्दिक अर्थ, साधारण अर्थ क्या है समास का? संक्षिप्त, संक्षेप। जब हम संक्षेप में लिख देते हैं तो वो कहलाता है 2 या 2 से अधिक पदों में समास कार्य होता है। संधि अक्षरों के बीच में होती है, अक्षर जुड़ते हैं और जो विकार होता है वो संधि है। लेकिन समास में 2 या 2 से अधिक शब्द जब पद पास आ जाते हैं, उनके बीच की अर्थ को बताने वाली विभक्ति को हम हटा देते हैं तो वो कहलाता है समास। तो बच्चों, आप समास से परिभाषित हुए, समास की परिभाषा समझ आ गई आपको कि समास क्या है? समास है संक्षेप। 2 या 2 से अधिक पदों को जब हमने संक्षिप्त रूप में लिखा तो वो क्या है? वृक्ष पतितानि। जैसे नगर गतः, राष्ट्रपति। यहाँ हमने सब में पूर्व पद की जो अर्थ को समझाती हुई जो विभक्ति थी, उस विभक्ति को हटा दिया और समस्त पद बना वृक्ष पतितानि, नगर गतः, राष्ट्रपति। और विग्रह क्या हुआ? वृक्ष से गिरे हुए फूल। तो पतित के कारण, गिरे हुए के कारण हमने वृक्ष में पंचमी लगाई। उत्तर पद, पूर्व पद, आगे वाला पद और बाद के जो पद होते हैं वो उत्तर पद कहलाते हैं। उत्तर पद के कारण पूर्व पद में विभक्ति लग रही है इसमें
और ये विभक्ति तत्पुरुष समास है, और जो विभक्ति लगाकर हमने इसे तोड़ा है यह क्या कहलाएगा? विग्रह। यह है विग्रह और यह है समस्त पद। तो समास में दो कार्य किए जाते हैं, समस्त पद बनाया जाता है और दूसरा विग्रह किया जाता है। यहाँ पर अगर हमें समस्त पद दिया हुआ है तो हम विग्रह करेंगे, और यदि हमें विग्रह दिया हुआ है तो समस्त पद बनाना होगा। परीक्षा में हमें दोनों में से कोई एक कार्य दिया हुआ होगा और दूसरा कार्य हमें करना होगा। विग्रह करते हुए हम अर्थ के अनुसार विभक्तियां लगाएंगे। यहाँ पर उत्तर पद के कारण पूर्व पद में विभक्ति लग रही है। गत गया हुआ, गत के कारण नगर में द्वितीया, पतित के कारण गिरे हुए, किससे गिरे हुए? वृक्ष से, तो इसमें तृतीया। इसी तरह से संबंध है राष्ट्र का स्वामी, राष्ट्रस्य पति, तो राष्ट्र में षष्ठी। तो यह विभक्ति तत्पुरुष समास के ही उदाहरण हैं। और आपके पाठ्यक्रम में 3 भेद हैं समास के। वैसे मूल रूप से समास के 5 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 3 ही भेद करने हैं अपनी 10वीं कक्षा में। विभक्ति तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव समास और तीसरा द्वंद्व समास। विभक्ति तत्पुरुष समास में सदैव उत्तर पद की प्रधानता है, जो पाद वाला पद है, और पूर्व पद में उत्तर पद के अनुसार विभक्तियां लगाई जाएंगी। यहाँ द्वितीय पंचमी विभक्ति है, यहाँ द्वितीया है और यहाँ षष्ठी विभक्ति है। इसी तरह से आप कहते हैं युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण, तो निपुण के कारण हम युद्ध में तृतीया लगाएंगे, युद्धे निपुणा। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, विद्यालयी आल्य। तो अर्थ के अनुसार उत्तर पद को देखते हुए हम पूर्व पद में विभक्ति लगाते हैं और वो हमारा विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। इसके सभी विभक्तियों से संबंधित जो उदाहरण हैं वो आपको एक PDF बनाकर भेज दी जाएगी, जिसमें सभी उदाहरण दिए होंगे, जिस समस्त पद और विग्रह करके दिखाया गया होगा, सभी विभक्तियों से संबंधित द्वितीया से लेकर सप्तमी तक। अभी मैंने आपको इसमें विभक्ति तत्पुरुष समास के ये उदाहरण देकर समस्त पद और विग्रह करने का तरीका समझाया कि समस्त पद बनाते हुए आपको पूर्व पद में जो विभक्ति दी हुई है उसे हटा देना है, और जो मूल शब्द है और उत्तर पद जो है उसको जोड़ना है, तो हमारा समस्त पद बन जाएगा। और यदि समस्त पद दिया हुआ है तो उत्तर पद के अनुसार हम उत्तर पद को देखते हुए पूर्व पद में विभक्ति लगाएंगे। द्वितीय विभक्ति के लिए क्या उपपद भी बताए जाएंगे कि किनके कारण द्वितीय विभक्ति ही लगती है पूर्व पद में। तृतीय विभक्ति, सम, सदृश, इनके कारण तृतीया लगती है। गम, गत, आपन्न इत्यादि इन शब्दों के कारण द्वितीया लगती है। चतुर्थी विभक्ति जैसे बलि, भूतेभ्य बलि इत्यादि, इनके लिए अर्थ में आप चतुर्थी ही लगाएंगे। भीत, जैसे आप कह रहे हैं वानर भीता बालिका धावती, तो हम लिखेंगे वानरात भीता बालिका धावती। तो षष्ठी विभक्ति कैसे, इस तरह से आपको एक PDF बना करके सारी विभक्तियों से संबंधित जो है वो उदाहरण भेजे जाएंगे। लेकिन आपने विभक्ति तत्पुरुष में समस्त पद और विग्रह करने का तरीका सीख लिया। यह सीखना आवश्यक है कि हम किस भेद में, किस समास में किस प्रकार से समस्त पद बनाएंगे और किस प्रकार से विग्रह करेंगे। अगला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हमारे पास है पूर्व पद की प्रधानता। विभक्ति तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता है और उत्तर पद के कारण पूर्व पद में विभक्तियां लग रही हैं। लेकिन अव्ययी भाव समास में पूर्व पद सदैव अव्यय होता है या उपसर्ग कह सकते हैं, जैसे उपनदी, अनुरथम, सचित्रम, उपगंगम, प्रतिगृहम, निर्जनम, यथाशक्ति। यहाँ उप क्या है? उपसर्ग या अव्यय। अनु, स, उप, प्रति, निर, यथा, यह सब क्या है?
अव्यय शब्द, और इनके कारण हम इन उपपदों का, हमें इन अव्ययों का अर्थ आना चाहिए। जैसे उप समीप के अर्थ में है, अनु पश्चात के अर्थ में है, स सहित के अर्थ में है, और प्रति जब किसी चीज की आवृत्ति हो रही है, बार बार हम किसी काम को कर रहे हैं, जैसे स प्रति भिक्षु का प्रति गृहम गच्छति, याचक प्रति गृहम भिक्षायै गच्छति, भिक्षु प्रत्येक घर पर जाता है भीख मांगने के लिए। तो प्रति गृहम घर घर, गृहम गृहम, प्रति। निर्जनम, निर किस अर्थ में है? अभाव के अर्थ में, जब किसी चीज का अभाव है। अयम प्रदेश निर्जनम अस्ति, यह प्रदेश निर्जन है, कोई जन नहीं है। निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभाव, बाधाओं का अभाव। जिस, तो हम निर उपसर्ग हमने लगाया निर, और यहाँ आप क्या देख रहे हैं? निर्जनम, सचित्रम, अनुरथम, उपगंगम, प्रतिगृहम। समस्त पद सदैव अव्ययी भाव समास में एक वचन में होगा और नपुंसक लिंग में होगा। समस्त पद किस में होगा? सदैव नपुंसक लिंग में। उपनदी, नदी में दीर्घ ई की मात्रा है, लेकिन हम उसे किस में बदल रहे हैं? ह्रस्व ई में, क्योंकि बारिश शब्द नपुंसक लिंग होता है, तो उसे हम उसी के अनुसार नदी को भी हम नपुंसक लिंग एक वचन में बना देंगे। अर्थात दीर्घ ई जो है, दीर्घ ह्रस्व ई बन जाएगा। दीर्घ आ वाला शब्द है, जैसे गंगा, तो वो गंग बन जाएगा। और मित्र की तरह चलेगा, जैसे मित्रा मित्रे, फल की तरह। तो उप गंगम, गंगाया समीपे। उप किस अर्थ में है? समीप के अर्थ में। हम जब इसका विग्रह करेंगे, हम लिखेंगे गंगा के समीप, तो गंगा में षष्ठी लगाएंगे अर्थ के अनुसार विभक्ति, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि विग्रह में हम अर्थ के अनुसार विभक्ति लगाते हैं। तो नदी के समीप, नद्या समीपे या समीपम, तो नद्या में षष्ठी विभक्ति। और इसका समस्त पद क्या बनेगा? उप। समीपे के अर्थ में हमारे पास क्या है? उप, और नद्या का मूल शब्द नदी, और उसे ह्रस्व ई में बदलेंगे, क्योंकि हमने अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग एक वचन में ही चलाना है। तो उप नदी, उप वनम, वनस्य समीपे, नद्या समीपम। अनुरथम, अनु दो अर्थों में होता है, पश्चात अर्थ में भी और अनु योग्य अर्थ में भी। तो अनुरूपम आता है, तो हम लिखेंगे रूपस्य योग्यम। और अगर आपके पास पीछे स अनुरथम धावती, जैसे बालिका अनुरथम धावती, रथ के पीछे दौड़ता है, तो रथस्य पश्चात। अनु किस अर्थ में? आप प्रत्येक अव्यय उपसर्ग का अर्थ याद करेंगे। उप समीपे, अनु पश्चात, स सहित अर्थ में, जैसे सपरिवार, परिवार सहित आए, ऐसा जैसे निमंत्रण पत्र पर लिखा जाता है सपरिवार आमंत्रित है। तो सचित्रम, चित्र सहित वर्णन करें, तो सचित्रम आप लिखेंगे चित्रेण सहितम। उपगंगम, गंगाया समीपम। समस्त पद बनाते हुए आप विभक्ति लगाएंगे। समीपे, नदी के पास, पूर्व पद में विभक्ति लगाएंगे, और जो उपसर्ग दिया हुआ है, अव्यय दिया हुआ है, उसका अर्थ लिखेंगे उत्तर पद में। तो इस प्रकार से, और जब समस्त पद बनाएंगे तो यहाँ मूल शब्द हो जाएगा और इसके स्थान पर अव्यय शब्द आ जाएगा। प्रतिगृहम, मैंने कहा आवृत्ति के अर्थ में, जब बार बार कुछ दोहराया जाता है। गृहम, गृहम, इसका विग्रह क्या बनेगा? गृहम गृहम। निर्जनम, जनानाम अभाव, लोगों का अभाव, जनानाम अभाव, निर्जनम। नपुंसक लिंग में यथाशक्ति, शक्ति का अनतिक्रमण, यानी कि शक्ति के अनुसार। यथा माने अनुसार, हम किसी चीज का अतिक्रमण ना करें, अर्थात अनतिक्रम्य। किसके अनतिक्रम्य? किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। अनतिक्रम्य में ल्यप है, इसके कारण शक्ति में द्वितीय आएगी। शक्तिम अनतिक्रम्ये, यथाशक्ति कार्य करो, यथाशक्ति कार्यम कुरु, शक्तिम अनतिक्रम्ये। यथा समयम विद्यालयम
आगच्छति। अहम यथा सम्यम विद्यालयम गच्छामि, तो यथा सम्यम सम्यम अनतिक्रम में, अनुसार के लिए क्या शब्द है? अनतिक्रम में। इसमें ल्यप प्रत्यय है, इसलिए जो पूर्व पद होगा उसमें आप कौन सी विभक्ति लगाएंगे? जो शक्तिम समयम विधि के अनुसार, यथा विधि, विधिम अनतिक्रम में। और किस अर्थ में? अभाव अर्थ में। जनानाम अभाव, विघ्नानाम अभाव, तो बाधाओं का अभाव, विघ्नम, निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव। पूर्व पद में षष्ठी लगी और निर के स्थान पर हमने क्या लिखा? अभाव। तो अव्ययी भाव समास में समस्त पद सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में। अगला है अंतिम आपके पास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसा समास है, अभी तक आपने जो दो भेद पढ़े, विभक्ति तत्पुरुष और अव्ययी भाव, इसमें दो ही पद थे, पूर्व पद और उत्तर पद। लेकिन द्वंद्व समास में दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, और जितने पद हैं उन सभी का अपना अपना महत्व है। इतरेतर द्वंद्व समास हम पढ़ेंगे। द्वंद्व समास के और भी भेद हैं, एक शेष द्वंद्व, लेकिन यहाँ हम केवल आपको इतरेतर द्वंद्व समास पढ़ाएंगे। यही आपके पाठ्यक्रम में दिया गया। अलग अलग इतर अलग अलग जो पद हैं उन सभी का महत्व है। जैसे राम लक्ष्मणौ वनम गच्छत, वन को जाते हैं, या वनम अगच्छताम, वन को गए। आपने क्या किया? रामः च लक्ष्मण च, राम लक्ष्मण कर्तृपद हैं और उसमें द्विवचन में है। हम अलग अलग दोनों पदों को लिखेंगे, तो रामः च लक्ष्मण च वनम गच्छत, वन को जाते हैं। दोनों के बाद च लगाना होगा। दोनों पद का महत्व है, दोनों के बाद च। और जब समस्त पद बनाएंगे तो वो भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनेगा, राम लक्ष्मण। इस मैंने यहाँ उदाहरण दिया है, रामः सीता च गच्छत, राम और सीता जाते हैं। अब जहाँ उत्तर पद सीता है तो समस्त पद क्या बनेगा? ये स्त्रीलिंग है, तो समस्त पद बनेगा स्त्रीलिंग में राम सीते। अगर कोई पुल्लिंग शब्द होता राम लक्ष्मण, तो हम लिखते पुल्लिंग में द्विवचन राम लक्ष्मण। अगला वाक्य देखिए, पिकस्य च काकस्य च वर्णः कृष्णः भवति। कौवे का और कोयल का रंग काला होता है, रंग काला होता है, कोयल का और कौवे का। अब समस्त पद बनाना है, विभक्तियां हटाएंगे, और क्योंकि यहाँ षष्ठी विभक्ति है और ये दो पद हैं, हम षष्ठी विभक्ति द्विवचन में लिखेंगे, पिक काकयो वर्णः कृष्ण भवति। और जब हम विग्रह करेंगे, क्योंकि इसमें षष्ठी है, तो हम षष्ठी विभक्ति एक वचन में पिकस्य च काकस्य च, दोनों के बाद च लगाएंगे। विग्रह करते हुए दोनों पद का महत्व है, इसलिए दोनों में समस्त पद के अनुसार विभक्ति लगाई जाएगी। यहाँ षष्ठी है तो इसलिए हम षष्ठी विभक्ति एक वचन, दोनों में एक वचन ही लिखेंगे, पिकस्य च काकस्य च। मोहन सोहन राकेश भ्रातरः सन्ति। मोहन सोहन राकेश भाई हैं। अब तीनों का अलग अलग महत्व हम दिखाते हैं, तो हम लिखेंगे, अब ये कर्तृपद प्रथमा बहुवचन है, हम अलग अलग कर्तृपद में ही प्रथमा ही लगाएंगे, लेकिन एक वचन कर देंगे। मोहन सोहन, मोहन च सोहन च राकेश च, मोहन च सोहन च राकेश च भ्रातरः सन्ति। तो इस प्रकार से द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पद, दो पद होंगे तो समस्त पद द्विवचन में बनेगा, अगर दो से अधिक पद होंगे तो समस्त पद बहुवचन में बनेगा। और जो समस्त पद में विभक्ति होगी या विग्रह में जो विभक्ति होगी उसी के अनुसार समस्त पद में वो बहुवचन में है, लेकिन विग्रह में आप एक वचन में वही विभक्ति लगाएंगे। तो द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पद हो सकते हैं, और उन इतरेतर द्वंद्व कर रहे हैं, इसलिए सभी का महत्व है प्रत्येक पद का, और प्रत्येक पद के बाद विग्रह करते हुए हम च का प्रयोग करेंगे। आज के लिए बेटा समास आपके यहीं पूरे होते हैं।
समास के यही 3 भेद दिए हुए हैं, विभक्ति तत्पुरुष, अव्ययी भाव और द्वंद्व समास। इनके अतिरिक्त उदाहरण जो हैं विग्रह और समस्त पद के साथ आपको एक PDF में बनाकर दे दिए जाएंगे, जो आपके लिए उपयोगी हैं। आप उनका अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।